एक पाकिस्तानी कमांडो की सरगुज़श्त, पाक फौज का जवान, मौत की आंखों में आंखें डालने वाला एक जंगजू की आप बीती, भारतीय एजेंसियों को नाकों चने चबाने वाला गोरीला, एक ऐसा बाजीगर जिसे खौफ छूकर भी न गुजरा। रियाज आकिब कुहलर के कलम से निकली एक लाजवाल कहानी। अगले 2-3 दिन हमने चौधरी की तलाश में गुजारे, मगर उसके बारे में हमें कोई सुराग न मिल सका। और फिर चंद दिन मजीद जंगल खेल में गुजारने के बाद हमने अब्दुल मजीद से दूसरे जंगल खेल के बारे में मालूमात हासिल की और आर्जी तौर पर उससे अलविदा होकर दूसरे जंगल खेल की तरफ चल पड़े। रकबे के लिहाज से वो पहले वाले जंगल खेल के बराबर ही था, अलबत्ता उसकी आबादी उससे कम थी। उसके कुर्बो जवार में काफी छोटे छोटे गाँव फैले हुए थे। इस तमाम इलाके को छानने में हमारे 2 हफ्ते गुजर गए, मगर हम हनूज पहले दिन की तरह चौधरी के मुताल्लिक छोटी से छोटी इत्तला पाने में भी नाकाम रहे थे। वहाँ से वापस हम अब्दुल मजीद के पास आ गए। हमारे बाद वो भी अपने तौर पर चौधरी की तलाश में सरगर्दा रहा, मगर वो भी हमें कोई खुशखबरी न सुना सका था। 2 दिन उसके पास ठहरने के बाद हम अफगानिस्तान की सरहद पार कर गए और सरहदी इलाकों को अच्छी तरह छान फटक कर महीने भर के बाद जंगल खेल वापस आ गए। इन दोनों सफरों में खुशकिस्मती से हमारे साथ कोई हादसा पेश न आया। उस दिन सुबह को उठकर हम सादिया के हाथ के बने हुए पराठों के साथ इंसाफ करने में मशगूल थे। अमजद चाय के घूंट के साथ निवाले निगलते हुए बोला, जानू साहब, मेरी मान लो तूफान खान ने हमें डबल क्रॉस किया है। ये बात वो इससे पहले भी चंद मर्तबा कर चुका है। मैंने कहा, यार माजे, वो इस किस्म का बंदा लगता तो नहीं था। अमजद बोला, यार लगने को छोड़ो, अगर इस बात पर जाएं तो तू भी शक्ल और बातों से काफी शरीफ नजर आता है। क्या ये हकीकत है? और इससे पहले कि मैं उसकी बात का कोई करारा सा जवाब देता, अब्दुल मजीद एक झटके से घर का बैरूनी दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसकी सांसें चढ़ी हुई थी। वो शायद अपने खोखे से भाग कर आया था। उसकी हालत देखकर हम बेख्तियार खड़े हो गए। वो बमुश्किल चढ़ी हुई सांसों में मेरा नाम ले पाया, अब्दुल्ला भाई। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? वो बोला, अब्दुल्ला भाई, चौधरी मेरे खोखे पर बैठा चाय पी रहा है। उसने अटक अटक कर अपनी बात मुकम्मल की। मेरे मुंह से निकला, क्या? मुझे लगा जैसे आसमान फट कर मेरे सर पर आन गिरा हो। और फिर पहले झटके से संभलने के बाद हम दोनों अपनी पूरी रफ्तार से अब्दुल मजीद के खोखे की तरफ भागे जा रहे थे। वो चंद 100 मीटर का फासला हमें काफी तवील महसूस हो रहा था। हम दोनों पूरी ताकत से अब्दुल मजीद के खोखे की जानिब दौड़ते हुए जा रहे थे। जो ही हमने दरख्तों के झुंड को उबूर करने के बाद अब्दुल मजीद के खोखे की तरफ निगाह दौड़ाई, हमें 2 डबल डोर टोयोटा गाड़ियां नजर आईं। दोनों सफेद कलर की थीं और दोनों का रुख डाबेर की तरफ था। जिस वक्त हमने दरख्तों का झुंड उबूर किया, उस वक्त वो स्टार्ट होकर चल पड़ी थी। उनका फासला हमसे टोटल 250-300 गज था और वहाँ से उन्हें निशाना बनाना इतना मुश्किल भी नहीं था, मगर हम ऐसा न कर सके कि तेजी में हम दुरुस्ती भूल चुके थे। यानी अब्दुल मजीद से चौधरी के मुताल्लिक सुनकर हम इतने बदहवास हुए थे कि हथियार लाना ही भूल गए थे। अब मजीद गाड़ियों के पीछे दौड़ना, वक्त को जाया करना और अपने आप को थकाना था। मैंने कदमों की रफ्तार आहिस्ता करते हुए कहा, इसको कहते हैं बच्चा बगल में और ढंढोरा शहर में। हमने सारे जंगल खेल को छान मारा है, मगर डाबेर के मुताल्लिक हमारा गुमान ही नहीं था कि वो यहाँ छुपा होगा। अमजद बोला, डाबेर की समत गाड़ियों के रुख को देख कर तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो डाबेर में ही रिहाइश पजीर है? मैंने कहा, उस समत में और कोई काबिल रिहाइश जगह ही नहीं डाबेर के अलावा। उसी वक्त अब्दुल मजीद भी हमसे आन मिला। उसने आते ही अफसोस का इजहार किया, भाग गए। मैंने कहा, ये किस टाइम तुम्हारे खोखे पर आए थे? वो बोला, यही कोई आध पौन घंटा हुआ होगा। खोखे पे आते ही इन्होंने दूध पत्ती का ऑर्डर दिया और बैठ गए। मेरे पास वहाँ से निकलने का कोई बहाना नहीं था। मजबूरन मैं दूध पत्ती बनाकर उन्हें पेश करने के बाद ही वहाँ से रफा हाजत के बहाने निकल सका। मैंने पूछा कि तुमने कैसे पहचाना कि वो हमारा मतलूब आदमी है? उसने कहा, एक तो आपने तफसीलन उसका हुलिया बता दिया था, दूसरे उसके साथ ही बार बार उसे चौधरी साहब कहकर पुकार रहे थे। और ये तो आपको भी पता होगा कि इस इलाके में चौधरी नहीं होते। सबसे बढ़कर इन तमाम के पश्तो बोलने का लहजा बिल्कुल आपका सा था। चूंकि हमारे इलाके की पश्तो और आपके इलाके की पश्तो में वाज़ेह फर्क है, इसलिए मैंने आसानी से इसे पहचान लिया। इस दौरान हम खोखे पर पहुंच गए थे। वहाँ चाय के कप के नीचे पड़ा हुआ 50 रुपए का नोट हमारा मुंह चिढ़ा रहा था। वो लाजमी उजलत में थे या किसी और वजह की बुनियाद पर उन्होंने मजीद का इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा था और बिल की रकम कप के नीचे रख कर चलते बने थे। और ये इत्तेफाक चौधरी अकबर की जिंदगी में इजाफे का बायस
बायस बन गया था। अमजद एक चारपाई पर बैठकर तकिया गोद में लेते हुए बोला, वैसे जानू तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े कमांडो बने फिरते हो और दुश्मन के पीछे जाते वक्त हथियार घर छोड़ आए। मैंने कहा तू कौन सा साथ ले आया था? वो बोला मैंने तुझे खाली हाथ भागते देखा तो सोचा कि शायद खाली हाथ जाना है। मैं बोला क्यों, तुम नन्हे बच्चे हो जो मेरे नक्शे कदम पर चलते हो। वो बोला तुम मलिक हो यार और तेरा हुक्म मानना मेरा फर्ज है। मैंने कहा मैंने कब हुक्म दिया था कि हथियार छोड़ाओ? वो बोला हर हुक्म दिया तो नहीं जाता, मुलाजिम तो बस आका को देख कर चलता है। मैंने कहा अच्छा अब ये फजूल बकवास छोड़ो और डाबेर जाने का सोचो। वो संजीदा हो गया, तो डाबेर जाना कौन सा मुश्किल है? वैसे भी बासमत खान के आदमी कौन सा हमें शक्ल से पहचानते हैं कि अपने आदमियों का बदला लेंगे। मैंने कहा नहीं, उनसे तो खैर कोई खतरा नहीं। यूं भी इस बात को महीने से ज्यादा अरसा हो चुका है और अब तो हैबत खान और बासमत खान का कायम मकाम शायद उनके कातिलों की तलाश पर मिट्टी डाल चुका हो। अमजद ने कहा शायद ऐसा ना हो सकता है वो अब तक उनके कातिलों की तलाश में हो। बहरहाल ये उनका दर्द सर है, हम पर इसका असर नहीं पड़ता। मैंने कहा तो फिर क्या ख्याल है, आज ही चलें? उसने मेरी तायद की, नेकी और पूछ। मैंने खड़े होकर कहा चलो उठो फिर, और वो भी मेरे साथ खड़ा हो गया। मजीद जो हाथों में चाय पकड़े हमारी जानिब आ रहा था पूछने लगा कहाँ चल दिए, चाय तो पीते जाएं। मैंने कहा चाय का टाइम नहीं है। हम लंबे कदमों से घर की जानिब चल पड़े और फिर थोड़ी देर बाद हम टोयोटा हाईएस में बैठे डाबेर की जानिब रवां दवां थे। मजीद खान ने हमारे साथ आने की बहुत कोशिश की मगर उसे हम सादिया की हिफाजत और ख्याल रखने की ताकीद करते हुए वहीं छोड़ आए थे। गाड़ी ने डाबेर बाजार में हमें उतार दिया और हम चहलकदमी के अंदाज में बाजार के अंदरूनी जाने बढ़ गए। दोपहर का टाइम था और बाजार में कोई खास रश नहीं था। अमजद बोला अब किससे उस मूजी का पूछें? मैंने उसे तसल्ली दी, सब्र करो पूछ लेते हैं। लेकिन मैं उसके इस्तराब को समझ रहा था और खुद भी इस कश्मकश में मुब्तला था कि आया हम हकीकतन चौधरी के करीब पहुंच चुके हैं या मजीद को कोई गलत फहमी हुई थी। ये भी हो सकता था कि वो डाबेर की बजाय किसी गैर मारूफ मकाम पर छुपा हुआ हो। आखिर उसके जहन में भी तो हमारी आमद का खतरा पोशीदा हो सकता था और इसी अंदेशे से मैं उसके बारे में किसी से पूछ नहीं पा रहा था। मगर ज्यादा देर मेरी ये कैफियत बरकरार न रह सकी और खुद पर काबू पाते हुए मैं एक छप्पर होटल की तरफ चल दिया। 2 चाय जोड़ का मामा। होटल के बूढ़े मालिक से मुखातिब होकर मैंने कहा 2 चाय बनाओ मामा, और उसने सर हिलाते हुए हमें बैठने का इशारा किया। हम दोनों सड़क के किनारे पड़ी चारपाइयों पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ही वो एक छोटी सी केतली में चाय और 2 खाली कप ले आया। चाय के बर्तन उसने हमारे सामने पड़ी लकड़ी की टेबल पर रख दिए और वापसी के लिए मुड़ने ही लगा था कि मैंने उसे आवाज दी, मामा बात सुनो। वो रुक गया। जी? मैंने कहा हमने चौधरी अकबर से मिलना था, क्या आप उसकी हवेली का पता बता सकते हैं? उसके लहजे में हैरानी थी। चौधरी अकबर? इस नाम के किसी बंदे से तो मैं वाकिफ नहीं हूँ। मैंने कहा उसको यहाँ आए चंद महीने ही हुए हैं। अगर आप डाबेर में रिहाइश पजीर होने वाले किसी नए आदमी से वाकिफ हों तो उसका पता बता दें, शायद उससे हमें चौधरी का एड्रेस मालूम हो जाए। वो बोला आपका मतलब मैं समझ गया, आप इस तरह करें कि मलिक जानान खान से मिल लें, उससे आपको अपने मतलूबा बंदे के मुतालिक तमाम मालूमात मिल जाएगा। मैंने पूछा उसका घर किस तरफ है और होटल वाले ने वहीं खड़े खड़े मुझे जानान खान के घर की लोकेशन समझा दी। चाय पीकर हम होटल वाले का शुक्रिया अदा करते हुए चल पड़े। मैंने अमजद को होटल वाले से होने वाली तमाम गुफ्तगू तफसील से सुना दी। वो बोला ये जानान खान ये वही नहीं है बासमत खान का आदमी? मैंने इस बात में सर हिलाया, बिल्कुल सही पहचाना। वो बोला तो फिर क्या ख्याल है, चलें उसके पास? मैंने कहा किस बहाने से उससे मिलेंगे? अमजद बोला मेरा ख्याल है चरस या असलहे के खरीदार बनकर उससे मिलते हैं। उस जैसे बंदे इन कामों में मुलव्विस होते हैं। उसका मशवरा काबिल कबूल था। मैंने उसे शाबाश दी, गुड, बिल्कुल ठीक है। वो बोला लेकिन जानू साहब पहले अपनी क्लैशनकोफ से जान छुड़ा लें, ये हमने जानान खान के आदमियों से ही छीनी थी। मैंने कहा वाकई यार सही याद दिलाया, मेरे तो जहन से ही ये बात निकल गई थी। चलो पहले इसको ठिकाने लगाते हैं। बाजार से निकलकर हम सीधे गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े, मगर हमें गांव से बाहर ना निकलना पड़ा। रास्ते में ही गन को ठिकाने लगाने वाली एक मुनासिब जगह नजर आ गई। वो एक काफी बड़ा गड्ढा था जिससे गालिबन घर बनाने के लिए लोग मिट्टी उठाते थे। इस वसी गड्ढे के अंदर बने हुए छोटे गड्ढों में 2 दिन पहले होने वाली बारिश का पानी जमा था। दाएं बाएं निगाह दौड़ाते हुए मैंने उसी पानी से भरे हुए छोटे गड्ढे में गन को फेंक दिया और फिर वहां से वापस चल पड़े। जानान खान की हवेली ढूंढने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उसकी हवेली तक पहुंचते पहुंचते हमने उससे मुलाकात का लाया अमल तय कर लिया था। बड़ी बड़ी मूंछों और लंबे बालों वाले चौकीदार ने हमें हवेली के दरवाजे पर रुकते देखकर इस्तिफसार किया, जी किससे मिलना है? मैंने कहा मलिक जानान खान से। वो बोला वो आपको जानता है? मैंने इनकार में सर हिलाया, नहीं, लेकिन हमारा उसके साथ
बहुत जरूरी काम है। उसने पूछा काम की नौयत। वो हमारा इंटरव्यू लेने पर तुला हुआ था। मैंने कहा कोई चीज खरीदनी है। उसने मानी खेज अंदाज में सर हिलाते हुए कहा तुम यहीं ठहरो, मैं पूछ कर आता हूँ। उसके आने तक हम खामोश खड़े रहे। थोड़ी देर बाद ही वो नमूदार होता हुआ बोला आ जाओ, और हम सर हिलाते हुए उसके पीछे हो लिए। हवेली के अंदर एक दीवार उठाकर जनाना और मर्दाना हिस्से तश्कील दिए गए थे। चौकीदार हमें लिए एक कमरे में जा घुसा, जिसके अंदर तरतीब के साथ 3 चारपाइयां पड़ी हुई थी, मगर वो वहाँ रुकने की बजाय एक बगली दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। उस कमरे में चारपाइयों की बजाय फर्शी कालीन बिछा हुआ था और उसके ऊपर गाँव तकिए पड़े हुए थे। जूतों के लिए थोड़ी सी जगह छोड़कर बाकी सारे कमरे के फर्श को कालीन ने ढांप रखा था। दीवारों के ऊपर सफेद पेंट किया गया था, जबकि फर्श से 3 फुट बुलंदी तक सब्ज पेंट से हाशिया लगाया गया था। चौकीदार ने हमें कालीन पर बैठने का इशारा किया। आप बैठे, खान साहब आ रहे हैं। हम जूते उतार कर कालीन पर बैठ गए। हमारे बैठते ही वो बाहर निकल गया। हमें ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। जल्द ही 3 आदमी कमरे में दाखिल हुए। सबसे आगे दरमियानी कामत का सुर्खरू शख्स था। उसके अंदाज से हम समझ गए कि वो मलिक जानान खान था। उसके पीछे 2 खौफनाक सूरत के ग्रांडील अफराद थे, जो लामहला उसके बॉडीगार्ड थे। हम दोनों उन्हें देखते ही खड़े हो गए थे। जानान खान ने हमसे मुसाफा करके कहा तशरीफ रखें, और हमारे बैठने के साथ वो खुद भी बैठ गया। अलबत्ता उसके बॉडीगार्ड खड़े रहे। अभी मैं गुफ्तगू करने के लिए अपने जहन में अल्फाज तरतीब दे रहा था कि एक शख्स चाय के बर्तन उठाए अंदर दाखिल हुआ। मेहमान नवाजी तो वैसे भी उसके इलाके के लोगों का खासा है। चाय का घूंट भरते हुए जानान खान मुस्तफसिर हुआ। हाँ ब्रादर, अब बताएं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैंने कहा मलिक साहब, हमें 1 मन चरस चाहिए, क्या आप मुहैया कर सकते हैं? लेकिन शर्त यह है कि माल खालिस होना चाहिए और कच्चा माल भी नहीं चाहिए, पकी हुई चरस होनी चाहिए। मुझे चरस के मुतालिक कोई खास मालूमात नहीं थी, बस इतना पता था कि चरस कच्ची भी होती है, जो पीने वाले को तीली से जलाकर पीने के बाद काबिल बनानी पड़ती है, और पकी हुई भी होती है। कच्ची चरस की शक्ल बिल्कुल ऐसी होती है जैसे निस्वार खुश्क हो जाए, और पकने के बाद उसकी शक्ल तारकोल जैसी हो जाती है। अपनी इसी अधूरी मालूमात की बुनियाद पर मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। वो बोला मिल जाएगी, मगर चंद दिन इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा चंद दिन नहीं, बल्कि आपके पास 2 हफ्ते हैं। अभी हमें सिर्फ नमूने के लिए थोड़ी सी चरस चाहिए होगी, जो हम अपने बड़े के पास दिखाने के लिए ले जाएंगे। बाकी माल हम उसकी इजाजत से लेने आएंगे। वो बोला इसका मतलब है आप लोगों ने दूसरी जगह से भी नमूने के लिए चरस लेनी होगी, और जो आपके खान को पसंद आएगी वही आप खरीदेंगे। मैंने इस बात में सर हिलाया। आप ठीक समझे। वो बोला अगर आपके खान को हमारा माल पसंद न आया तो 1 मन चरस जो मैं आपके लिए मंगवाऊंगा उसका क्या करूंगा? उसकी बात जायज थी। उसकी बात सुनकर मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा मलिक साहब, फिर ऐसे करें कि आप हमें नमूने के लिए चरस दे दें, वो हम अपने खान के पास ले जाते हैं। अगर उसे पसंद आ गई तो हम दोबारा आकर आपको बताएंगे, उसके बाद आप हमारे मुतालबे के मुताबिक मंगवा लेना। उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ ये ठीक है। आपको नमूने के लिए कितनी चरस चाहिए होगी? मैंने कहा पाव, आधा पाव हो जाए तो काफी है, और इस मिकदार की पेमेंट हम अभी करेंगे। वो अपने एक बॉडीगार्ड से मुखातिब हुआ, जागीरदार खान, जाओ मुंशी से 1 पाव खालिस चरस ले आओ। उसे कहना कि वो माल दे जो बाद में हम 1 मन की मिकदार में मुहैया भी कर सकें। एक बॉडीगार्ड जी खान जी कहकर कमरे से निकल गया। जागीरदार के कमरे से निकलते ही वो मुस्तफसिर हुआ, हमारे अलावा आपने किस किस के पास जाना है? उसके सवाल का मैं काफी देर से मुंतजिर था। मैंने कहा आपके अलावा डाबेर में तो सिर्फ चौधरी अकबर के पास ये माल मिल सकता है। उसके अलावा भी अगर कोई आदमी ऐसा है यहाँ तो उसके मुतालिक आप हमारी रहनुमाई कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो हैरानी से मुस्तफसिर हुआ, डेरा इस्माइल खान वाला चौधरी अकबर, जो चंद महीने पहले ही यहाँ आया था। मैंने कहा जी उसके इलाके का तो पता नहीं है, सिर्फ उसका नाम और शोहरत सुनी है। उसने मुंह बनाया, गलत सुना है। उस परचून फरोश के पास तुम्हें 5-10 किलो से ज्यादा चरस नहीं मिल सकती। मैंने दिल में बेसाख्ता उठने वाली खुशी की लहर को दबाते हुए अपनी बात का जवाब पेश किया, मगर बाजार में तो एक बंदा उसकी बड़ी तारीफ कर रहा था। चौधरी के बारे में ये कंफर्म हो जाने के बाद कि वो यहीं डाबेर में मौजूद था, मेरा जानान खान के पास आने का मकसद पूरा हो गया था। अब किसी तरकीब से उससे चौधरी की रिहाइश की लोकेशन मालूम करनी रह गई थी। जानान खान ने जवाब दिया, इस तरह के बंदे इसी तरह अपनी पब्लिसिटी करवाते हैं। उसके जवाब में मैं कुछ कहने ही लगा था कि चौकीदार इजाजत मांग कर अंदर दाखिल हुआ।
खान जी, चौधरी अकबर नाम का बंदा आपसे मिलना चाहता है। उसके साथ 4 बॉडीगार्ड भी हैं। उसकी बात ने मुझे बेसाख्ता पहलू बदलने पर मजबूर कर दिया। अमजद के पल्ले भी ये बात पड़ गई थी, इसलिए वो भी चौकन्ना हो गया था। जानान खान के लहजे में हैरानी थी। चौधरी अकबर? एक लम्हा सोचकर वो बोला, उसे बुलाकर साथ वाले कमरे में बिठाओ, मैं आता हूँ। चौकीदार जी खान जी कहकर कमरे से निकल गया और उसके बाहर जाते ही जानान खान ने कमरे में मौजूद बॉडीगार्ड से कहा, दरवाजा अंदर से बंद कर दो, और उसने सर हिलाकर दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। वो बोला, माफ करना ब्रादर, आपसे कारोबार के मुताल्लिक गुफ्तगू तो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, मगर अभी तक मैं आपका नाम नहीं जान सका। इस मर्तबा उसके मुखातिब हम दोनों थे। मैंने अपना तारुफ करवाया, जी मेरा नाम अब्दुल्ला और इसका नाम अब्दुर्रहमान है। अब्दुर्रहमान भाई पश्तो नहीं जानता, इसलिए ये हमारी गुफ्तगू में शरीक नहीं हो सका। मेरा ताल्लुक लकी मरवत से है और अब्दुर्रहमान का हरिपुर से, लेकिन हम रहते मीरान शाह में ही हैं। वो खड़ा होकर बोला, अच्छा मैं चौधरी को रुखसत कर दूं, पता नहीं ये किस मकसद के लिए आया है। उसके बाद आपसे बातचीत होगी और अगर आप लोग भी उससे मिलना चाहें तो मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा, मेहरबानी खान साहब, हम बाद में मिल लेंगे, अब न जाने वो किस मसले के सिलसिले में आपके पास आया हुआ है। और जानान खान सर हिलाता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ गया। कमरे में मौजूद इकलौते बॉडीगार्ड ने उसके लिए दरवाजा खोला और वो दोनों साथ वाले कमरे में चले गए। चूंकि चौधरी को उसने उसी कमरे में बुलाया था, इसलिए दरवाजा खुलते वक्त हम दोनों ने दरवाजे की तरफ पीठ कर ली। दरवाजा बंद होते ही अमजद तशवीश भरे लहजे में बोला, वो मूजी कहीं हमारे ताक़ुब में यहाँ न पहुँचा हो। मैं उसे बैठने का इशारा करते हुए उठकर दरवाजे के करीब पहुँचा। अभी पता चल जाता है, बात रस्मी तारुफ से गुजर चुकी थी और उस वक्त चौधरी अकबर एहतजाजी अंदाज में जानान खान से मुखातिब था। मलिक साहब, ये अच्छी बात तो नहीं है ना, और इस तरह दूसरी मर्तबा हो रहा है कि आपके आदमियों ने मेरे सौदे को खराब करने की कोशिश की है। जानान खान नरम लहजे में मुस्तफसिर हुआ, चौधरी साहब मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। चौधरी बोला, मलिक साहब, आज जंगल खेल में एक आदमी को हमने माल डिलीवर करना था। जबानी कलामी बात हो चुकी थी, लेकिन जब हम पहुंचे तो आपके आदमी हमसे पहले जाकर उसे माल देकर रकम वसूल कर चुके थे। जानान खान बोला, तो इसमें तो सरासर उस बंदे की गलती जाहिर हो रही है जिसके साथ आपकी बात पक्की हो चुकी थी। वो आप ही से माल वसूल करता, मेरे आदमियों का इसमें क्या कसूर है? वो तो बतौर दुकानदार अपना माल हर उस शख्स को बेचेंगे जो उनसे खरीदने आएगा। चौधरी बोला, मुझे उस बंदे ने बताया कि आपके आदमियों ने उससे मेरे बारे में ये कहा कि मैं मिलावट वाला माल बेचता हूँ, और इसके अलावा भी चंद उल्टी सीधी बातें उसके सामने मेरे बारे में की। जानान खान बोला, चौधरी साहब, आपने उसे कहना था कि इस तरह किसी की बातों में आकर सौदे कैंसिल नहीं हुआ करते। वो आपके माल का मुआयना करके फिर हमसे सौदा करता। चौधरी बोला, मलिक साहब, आप सारी बात खरीदार के ऊपर डाल रहे हैं, हालांकि आपके आदमी भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। चौधरी का लहजा खासा कड़वा था। बहरहाल ये 2 दफा हो चुका है, इसके बाद मैं भी आपके आदमियों वाला तरीका अपनाऊंगा, बाद में गिला मत करना। जानान खान ने जवाब दिया, चौधरी, मर्द गिला शिकवा नहीं क्या करते। चौधरी बोला, चलो ये भी देख लेंगे। चौधरी की आवाज से मुझे महसूस हुआ कि उसने बात मुकम्मल कर ली थी। मैं जल्दी से आकर अमजद के साथ बैठ गया। उस जगह दरवाजा बंद होने की वजह से आवाज वाज़े सुनाई नहीं दे रही थी। अमजद ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा, क्या बातचीत हो रही थी? मैंने कहा, कोई कारोबारी मामला था, बाद में तफसील बताऊंगा। वो बोला, वैसे जानू, अभी मौका था कि हम हल्ला बोल कर चौधरी को काबू कर लेते। मैंने कहा, बेवकूफ, वो जानान खान के घर आया हुआ है और तुझे पता होना चाहिए कि अपने घर आए दुश्मन की भी हिफाजत में ये लोग जान तक कुर्बान कर देते हैं। तुम खामखा जानान खान के साथ दुश्मनी की दाग बेल क्यों डालना चाहते हो? अमजद बोला, सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा। मैं जवाबन कुछ कहने ही लगा था कि जानान खान दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। उसके पीछे उसके दोनों बॉडीगार्ड भी अंदर दाखिल हुए। जानान खान अपनी जगह पर बैठ गया। जागीरदार भाई, साहब को माल चेक करवाओ। जागीरदार ने हाथ में पकड़ा हुआ शॉपर मेरी जानिब बढ़ा दिया। शॉपर लेकर मैंने अपने पास रख लिया। मैंने कहा, मलिक साहब, ये हमारा खान खुद ही चेक करेगा। जानान खान ने हल्का सा इसरार किया, आप थोड़ी सी पी कर देखें। मैं मुस्कुराया, हम इससे आज तक मुस्तफीद नहीं हो सके। मेरी बात सुनकर जानान खान के चेहरे पर हैरानी के असरात नमूदार हुए और जब वो बोला तो ये हैरानी उसके लहजे में भी हवेदा थी। अजीब बात है, कारोबार करते हो और खुद इस्तेमाल नहीं करते। मैंने कहा, बस मलिक साहब, नए नए वारिद हुए हैं इस मैदान में। उसने पूछा, अब आप ये माल मीरान शाह लेके जाएंगे? मैंने कहा, जी। वो बोला, आपके खान का नाम क्या है? मैंने कहा, मलिक हाजी बहादुर खान। उसके लहजे में हैरानी थी, क्या तुम हाजी बहादुर के बंदे हो? वो बोला, मगर वो तो दगन में रहता था और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो इस किस्म के किसी काम में मुलव्विस नहीं है। जानान खान के लहजे में शुकूक की परछाइयां लहरा रही थी। मैंने कहा, वो अब भी दगन में ही रहता है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने मीरान शाह बता दिया था, क्योंकि दगन इतना मारूफ नहीं। दूसरे, वो वाकई इस कारोबार
कारोबार में मुलव्विस नहीं है। ये काम उसका दस्ते रास्त तूफान खान सर अंजाम देता है। उसने इत्मीनान से सर हिलाया। अच्छा, बहरहाल आप लोगों ने और जिससे भी माल के नमूने हासिल करने हैं वो कर लें, और जितने दिन आप डाबेर में हैं मेरे घर में मेहमान रहें। मैंने कहा मगर हम यहाँ किसी से वाकिफ नहीं हैं। वो बोला आपकी रहनुमाई जागीरदार करेगा। हमारे अलावा चौधरी अकबर, मलिक दिलशाद खान और सब्ज अली खान इस कारोबार में मुलव्विस हैं। मैंने हाथ में मौजूद चरस के शॉपर की तरफ इशारा करके पूछा आपने इसकी कीमत नहीं बताई। वो बोला इसका रेट और यकमुश्त एक मन लेने का रेट भी जागीरदार बता देगा। फिलहाल आप लोग आराम करो, मैं भी थोड़ा मसरूफ हूँ, बाद में गपशप होगी। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और हमसे मुसाफा करके रुखसत हो गया। उसके जाते ही जागीरदार हमें वहाँ से एक दूसरे कमरे में ले गया जिसमें चारपाइयों पर साफ सुथरे बिस्तर बिछे हुए थे। वो कमरा यकीनन मेहमानों के ठहराने के काम आता था। जागीरदार हमें चरस के रेट वगैरह से आगाह करने के बाद आराम का मशवरा देते हुए रुखसत हो गया। इस पाव भर चरस की पेमेंट करना मैं नहीं भूला था। उसके कमरे से निकलते ही अमजद ने सवालों की बौछार कर दी। जवाबन मैंने उसे सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। तफसील जानकर उसने पूछा चलो यहाँ तक तो ठीक है, अब आगे क्या करेंगे। मैंने कहा पहले चौधरी की रिहाइश का जायजा लें, उसके बाद कोई लाहे अमल तय करेंगे। वो बोला तो इस वक्त आराम करने की क्या जरूरत है, जागीरदार को साथ लेकर चलते हैं या वैसे ही उससे हवेली का महले वकूफ पूछ लेते हैं ताकि आज रात ही इस काम को निपटा देते। 1.5 महीने से उसे तलाश कर रहे हैं और अब उसका पता चला है तो जनाब को आराम की सूझ गई। मैंने कहा आराम से माजे, उसका पता तो चल गया है, खामखा बेसब्री का मुजाहिरा अच्छा नहीं। घंटा 1.5 आराम करो, असर को चले चलेंगे। ये अल्फाज मेरे होंठों पर थे कि एक शख्स छाबे में रोटियां और तरकारी का डोंगा लिए हाजिर हुआ। दिन के खाने का वक्त करीबन गुजर गया था, मगर उसके बावजूद उन्होंने खाना भिजवा दिया था और ऐसा शायद उन्होंने एहतियात के तौर पर किया था। इत्तेफाक से हम दोनों उस वक्त तक खाना नहीं खा सके थे, इसलिए अच्छी खासी भूख महसूस हो रही थी। तरकारी प्लेटों में डालने का तकल्लुफ किए बगैर हम डोंगे में ही जुड़ गए। खाने के बाद वही आदमी कहवा ले आया और हमारे कहवा पीते ही बर्तन समेट कर बाहर निकल गया। रोटी खाने के दौरान मेरा इरादा था कि खाने के बाद जागीरदार से चौधरी अकबर का पता पूछकर उसकी हवेली की जानिब चलेंगे, मगर खाना खाते ही एक अजीब किस्म की गनूदगी मेरे हवास पर छा गई। बंद होती आंखों से मैंने अमजद की जानिब देखा तो उसकी हालत भी मुझे खुद से मुख्तलिफ न लगी। बेइंतहा कोशिश के बावजूद मैं अपने हवास कायम न रख सका और चंद लम्हों में ही दुनिया और माफिया से बेखबर हो गया। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।